हेलो गाइस। वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डेफेमेशन क्या होता है, कितने तरह का डेफेमेशन होता है, और डेफेमेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल टू अ डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर डेफेमेशन, कि कौन कौन से डिफेंसेस होते हैं डिफेंडेंट के पास अगर उस पर डेफेमेशन का सूट किया जाता है तो। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर फेम लाइक बॉडी एंड प्रॉपर्टी। हर पर्सन के पास राइट है कि वो अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी की तरह अपनी रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। एक्चुअली द राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रोटेक्शन की जाती है, जो प्रोटेक्शन करने का राइट है रेपुटेशन को, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है बॉडी एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के राइट से। A person can tolerate the injury of property and body, but not the injury of reputation. तो कोई भी जो पर्सन है वो बॉडी और प्रॉपर्टी की इंजरी को फिर भी टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, बट रेपुटेशन की इंजरी को कोई सहन नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन दैट इंजरी टू द रेपुटेशन मीन्स डेफेमेशन हैज बीन ट्रीटेड एक्शनेबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट अलॉन्ग विद क्रिमिनल एक्ट। तो यहाँ पे ये बताया गया कि यही ये रीजन है कि रेपुटेशन की इंजरी अगर कोई भी करता है तो उसको एज अ डेफेमेशन ट्रीट किया गया है, और वो एक्शनेबल ट्रीट किया गया अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, और इसको क्रिमिनल एक्ट भी माना गया है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि डेफामेशन की डेफिनेशन क्या है। अंडरहिल ने डेफामेशन की डेफिनेशन बताई है। डेफामेशन इज फॉल्स स्टेटमेंट टू ब्लेम वंस रेपुटेशन। तो डेफामेशन एक झूठी स्टेटमेंट है जिससे किसी अनदर पर्सन की रेपुटेशन को ब्लेम किया जाता है, किसी अनदर पर्सन को ब्लेम करके उसकी रेपुटेशन को डिग्रेड डिस्ग्रेस किया जाता है। डेफामेशन कैन बी डन बाय वर्ड्स साइंस और सीन्स। तो जो डेफामेशन है वो मतलब साइंस करके भी की जा सकती है, साइंस करके भी किसी को डिफेम किया जा सकता है, वर्ड से मतलब बोलकर भी किया जा सकता है, लिखकर भी किया जा सकता है, सीन से भी किया जा सकता है। द एम ऑफ डेफामेशन इज टू डाउन प्लेंटिव्स रेपुटेशन। तो जो डेफामेशन का मेन एम ये होता है कि प्लेंटिव के रेपुटेशन को डाउन करना। काइंड्स ऑफ डेफामेशन, तो जो डेफामेशन है वो दो तरह की होती है। एक होती है लीबल डेफामेशन, एक होती है स्लैंडर। लीबल डेफामेशन के बारे में हम बात करेंगे। A libel is a publication of false and defamatory statement. In an action for libel, the statement complained of must be false, permanent in nature and published. तो लीबल डेफामेशन में ये बताया गया है कि ये पब्लिश जो होती है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में पब्लिश वगैरह कर दिया, और दूसरी बात ये है कि झूठी स्टेटमेंट होनी चाहिए हो, तो वो डेफामेटरी स्टेटमेंट ट्रीट की जाएगी। इन एन एक्शन फॉर लीगल इन एन एक्शन फॉर लीबल द स्टेटमेंट कंप्लेंट ऑफ मस्ट बी फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो झूठी होनी चाहिए, परमानेंट इन नेचर होनी चाहिए, और पब्लिश हुई होनी चाहिए। कि मतलब किसी एक पर्सन से ज्यादा पर्सन को अगर पता चलता है तो वो पब्लिश माना जाएगा यहाँ पे। विनफील्ड हैज ऑल्सो कंसीडर्ड द लीबल एज डेफामेशन स्टेटमेंट इन परमानेंट फॉर्म। तो जो विनफील्ड हैं, जूरिस्ट हैं, उन्होंने लीबल डेफामेशन को परमानेंट फॉर्म में काउंट किया है। डेफामेशन स्टेटमेंट जो है लीबल वे की, उसको। केस SNM Abdi versus Prafula Kumar. An article published in a newspaper allegedly defamed plaintiff has been considered as libel by the Odisha High Court. तो एक आर्टिकल छापा गया न्यूज़पेपर में जिसमें प्लेंटिफ को डिफेम किया गया, उसकी रेपुटेशन को कम किया गया, और उड़ीसा हाई कोर्ट ने उस चीज को लीबल डेफामेशन कंसिडर किया। एंड इट वाज सेड दैट द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू गेट कंपेंसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट। और उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि प्लेंटिफ हक रखता है कि उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए डिफेंडेंट की तरफ से। इन द केस ऑफ लीबल थ्री आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। तो जो लीबल डेफामेशन होती है उसमें ये तीनों चीजें पूरी होनी जरूरी है, तीनों चीजें प्रूव होनी जरूरी हैं। सबसे पहले तो है जो स्टेटमेंट पब्लिश हुई होनी चाहिए वो फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए, झूठा झूठा कथन होना चाहिए। सेकंड इसमें बात है दैट सच स्टेटमेंट वाज परमानेंट। वो जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो परमानेंट नेचर की होनी चाहिए। दैट इट वाज डेफामेटरी, और वो जो स्टेटमेंट है वो किसी के रेपुटेशन को डाउन करने वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए, डेफामेटरी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेंडर डेफामेशन की। ए स्लेंडर इज फॉल्स एंड डेफामेटरी verbal or oral statement in transitory forms intending to injure the reputation of another without lawful jurisdiction or excuse। तो इसमें यह बताया गया कि किसी अनदर पर्सन की रेपुटेशन को डाउन करना, डिस्ग्रेस करना, उसको मतलब वर्बली बोलकर, कुछ भी ओरली बोलकर, बिना किसी लॉफुल जुरिस्डिक्शन या एक्सक्यूज के, तो वो स्लैंडर डेफामेशन में कंसिडर किया जाएगा।
स्लैंडर इज नॉट पर से एक्शनेबल। तो आमतौर पे जो स्लैंडर डेफामेशन है ये एक्शनेबल नहीं मानी जाती। स्लैंडर इज एक्शनेबल वन ऑन प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। तो जो स्लैंडर है वो तभी एक्शनेबल मानी जाएगी जब कोई स्पेशल डैमेज के लिए कोई प्रूफ वगैरह होगा, अदरवाइज नहीं। डिफरेंस बिटवीन लीबल एंड स्लैंडर। अब हम डिफरेंस की बात करेंगे कि ये जो दोनों टाइप्स हैं, लीबल डेफामेशन और स्लैंडर डेफामेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। Libel is either written or published, which is addressed to eye and that can be read and seen. तो libel डेफामेशन वो डेफामेशन है जो कि रिटर्न में होती है, पब्लिश होती है, जो कि मतलब पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है। Whereas slander is spoken or oral, which is addressed to ear and that can be listened. तो अगर हम बात करते हैं स्लैंडर डेफामेशन की, वो स्पोकन मतलब बोलकर की जा सकती है, ओरल वे से की जा सकती है, जो कि मतलब सुनी जा सकती है। सेकेंड पॉइंट है, इन लेबल द डेफामेटरी मैटर इज इन परमानेंट फॉर्म वाइल स्लेंडर इन डेफामेशन इन ट्रांजिट फॉर्म। तो इसमें बताया गया जो लीबल डेफामेशन होती है उसमें जो डेफामेटरी मैटर होता है वो परमानेंट फॉर्म का होता है, बल्कि जो स्लेंडर में वो टेम्परेरी फॉर्म का होता है, परमानेंट नहीं होता। थर्ड इसमें पॉइंट है, लीबल इज बोथ अ सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो लीबल डेफामेशन है वो सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल ऑफेंस दोनों मानी जाती है, while the slander is a civil wrong only। slander को civil wrong माना जाता है only, although the slander is categorized in both civil and criminal in India। चाहे मतलब स्लैंडर को इंडिया में सिविल और क्रिमिनल दोनों में कंसिडर क्यों ना किया गया हो तो भी। फोर्थ इसमें पॉइंट है, लीबल शोज ग्रेटर डेलिब्रेशन एंड रेजेस अ सजेशन ऑफ malice बिकॉज इट इज रिटन। तो जो लीबल डेफामेशन होती है उसमें मतलब क्या होता है, काफी सजेशंस वगैरह रेज होते हैं कि मतलब झूठे इल्जाम वगैरह के सोचा जाता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा कुछ। और लीबल डेफामेशन जो होती है रिटर्न कोई भी देखकर मतलब किसी को भी गुस्सा आ सकता है। Whereas a slander may be uttered in the heat of the moment and uttered under sudden provocation। बल्कि जो स्लेंडर डेफामेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि वो मतलब सुनी सुनाई बात होती है और वो सडनली मतलब किसी से पता चलती है। फिफ्थ इसमें डिफरेंस है, लीबल इज ऑलवेज एक्शनेबल पर से विदाउट द प्रूफ ऑफ एनी डैमेज। तो जो लीबल डेफामेशन है वो हमेशा एक्शनेबल होती है, चाहे मतलब कोई मतलब डैमेज का प्रूफ वगैरह ना हो तो भी। वेयर सेम इन एक्सेप्शनल केसेस स्लेंडर इज एक्शनेबल ओनली ऑन प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। अगर हम बात करते हैं स्लेंडर की तो वो एक्शनेबल तभी होते हैं जब कोई स्पेशल डैमेज का कोई प्रूफ वगैरह होता है। वेयर एज सच स्पेशल डैमेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इन इंडिया। तो ये भी इसमें बताया गया कि ऐसा कोई भी मतलब स्पेशल डैमेज जरूरी नहीं है कि इंडिया में प्रूव भी हो। अब हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की, डेफामेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेफामेशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेफामेशन। तो यहाँ पे sue भी लिख सकते हैं, सूट भी लिख सकते हैं। फॉर द सक्सेस ऑफ सूट ऑफ डेफामेशन फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। सबसे पहला इसमें एलिमेंट है, स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डेफामेशन इज दैट द वर्ड्स और स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी। तो जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट डेफामेटरी कंसिडर होनी चाहिए कि मतलब उससे किसी अनदर पर्सन की रेपुटेशन कम हो रही होनी चाहिए, तो वो डेफामेटरी मानी जाएगी। Such words or statement may be treated defamatory by which its natural and ordinary sense or feeling of other persons against the person and people hated him, by which a person is injured in his profession, business or trade। तो इसमें बताया गया कि ए ने बी को कुछ मतलब डेफामेटरी वर्ड्स वगैरह बोले, ठीक है, जिससे क्या हुआ, बी की बिजनेस पे या प्रोफेशन में या ट्रेड में कोई असर पड़ता है, तो वो डेफामेटरी स्टेटमेंट कंसिडर की जाएगी। सेकंड इसमें पॉइंट है, स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट रेफर टू हिम। तो प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी स्टेटमेंट डिफेंडेंट की तरफ से कही गई है वो उसने प्लेंटिफ को ही बोलकर कही है या प्लेंटिफ के ही लिए ही प्लेंटिफ को रेफर करके बोली है। सच एन एक्शन कैन बी डन बाय रेफरिंग होल नेम, ब्रीफ नेम, फॉल्स नेम, इमेजिनरी नेम एक्सेट्रा। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो कि रेफर किया जाता है या तो पूरे नाम से या छोटे नाम से या झूठे नाम से या इमेजिनरी नेम वगैरह बनाकर एक्सेट्रा। थर्ड इसमें पॉइंट है, स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। तो जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश हुई होनी चाहिए। इसमें पब्लिकेशन का मतलब क्या बताया गया, पब्लिकेशन मींस मेकिंग नोन द मैटर टू सम पर्सन अदर देन द प्लेंटिफ। कि प्लेंटिफ के अलावा किसी भी अदर पर्सन को पता चलता है उसे पब्लिकेशन माना गया है। इफ अ पर्सन राइट्स अ डेफामेशन मैटर ऑफ द प्लेंटिफ एंड पुट्स इट इनटू द ओन पॉकेट और लॉक्स इट इन हिज ड्रॉअर, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन एक्शन बिकॉज देयर हैज नो बिन नो पब्लिकेशन। तो इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई पर्सन एक लेटर लिखता है, डेफामेटरी मैटर होता है जिसमें
प्लेंटिफ के खिलाफ है, और वो मतलब डिफेंडेंट जो है वो लेटर को अपनी पॉकेट में या ड्रॉर में लॉक कर लेता है, तो इसमें जो डिफेंडेंट है वो एक्शनेबल है, मतलब उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया डेफामेशन के लिए, बिकॉज वो मैटर जो है पब्लिकेशन नहीं हुई, इस मैटर की पब्लिश नहीं हुआ। फोर्थ इसमें पॉइंट है, फोर्थ एलिमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट्स। इनिशियली द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट इंटेंडेड टू डिफेम हिम। तो सबसे पहले तो इसमें बात की जाती है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो तो होता है प्लेंटिफ पे, कि वो प्रूव करे इस बात को कि जो डिफेंडेंट है उसकी इंटेंशन है प्लेंटिफ को डिफेम करने की, उसकी रेपुटेशन को कम करने की या उसको बदनाम करने की। If such statement is true, then it does not cover under the definition of defamation. अगर तो वो जो स्टेटमेंट है जो डिफेंडेंट ने कही है, अगर तो वो स्टेटमेंट एक्चुअल में ट्रू है, तो वो डेफामेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगी, कवर नहीं होगी। एक्चुअली द पब्लिकेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स इज अ गुड डिफेंस। तो इसमें ये भी बताया गया कि पब्लिकेशन जो होती है ट्रू स्टेटमेंट्स की, सच स्टेटमेंट्स की, सच बातें, अगर सच्ची सच्ची बातें होती हैं, सच्ची बातों वाला जो मैटर होता है वो गुड डिफेंस माना जाता है। फिफ्थ इसमें एलिमेंट है हमारा पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट। फाइनली दीज स्टेटमेंट्स मस्ट बी पब्लिश्ड बाय द डिफेंडेंट। इफ दीज स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड बाय अदर पर्सन बाय द नेम ऑफ डिफेंडेंट, इट इज नॉट डेफामेशन। तो इसमें भी बताया गया कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि डिफेंडेंट ने पब्लिश करवाई हैं, अगर उन्हीं स्टेटमेंट्स को कोई और पर्सन डिफेंडेंट के नाम लिखकर मेंशन करके स्टेटमेंट को पब्लिश कर देते हैं, तो वो डेफामेशन नहीं कंसिडर की जाएगी। अब हम बात करेंगे डिफेंसेस अवेलेबल टू अ डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट के पास कौन कौन से डिफेंसेस हैं डेफामेशन के सूट के लिए। द डिफेंसेस अवेलेबल टू अ डिफेंडेंट इन सूट फॉर डेफामेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहला डिफेंस तो है पब्लिकेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स। ट्रुथ इज द ग्रेटेस्ट डिफेंस फॉर डेफामेशन। तो जो सच्चाई है वो मतलब ग्रेटेस्ट डिफेंस मानी गई है, सबसे बड़ा डिफेंस मानी गई है डेफामेशन के केसेस में। इट मीन्स इफ इट इज प्रूव्ड बाय द डिफेंडेंट देन ही विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफामेशन। अगर तो डिफेंडेंट ने उस बात को प्रूव कर दिया कि उसने जो बोला उसने सच बोला है, तो वो डेफामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। इन इंडियन लॉ द स्टेटमेंट मस्ट बी इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एज वेल एज ट्रू। तो इंडियन लॉ में क्या बोला गया है कि जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो पब्लिक के वेलफेयर में होनी चाहिए, पब्लिक के हित के लिए होनी चाहिए, और वो सच भी होनी चाहिए, सच बात होनी चाहिए, तो वो डेफामेशन नहीं कंसिडर की जाएगी। सेकंड इसमें जो डिफेंस दिया गया इम्पार्शियल एंड जस्ट क्रिटिसिज्म। The second defense in the case of defamation is impartial and just criticism. If defendant proves that whatever he published was impartial and just, then he will not be held for responsible for defamation. अगर तो डिफेंडेंट इस बात को प्रूव कर देता है कि जो भी उसने पब्लिश वगैरह किया है वो इम्पार्शियल किए, कि मतलब किसी से भी पार्शियलिटी वगैरह नहीं की, और एंड जस्ट कि मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सही था उसने उसे सही चीज पब्लिश करी है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा डेफामेशन के लिए। बट इट इज नेसेसरी दैट द क्रिटिसिज्म मस्ट बी इन द पब्लिक वेलफेयर। तो ये भी जरूरी माना गया है कि जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए वो पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए, इन गुड फेथ में किया जाना चाहिए, जस्ट एंड बैलेंस्ड, कि मतलब सच होना चाहिए, क्योंकि कुछ में कुछ भी झूठ ना होना चाहिए, मेरे लिए एन ओपिनियन, कि वो ओनली एक ओपिनियन होना चाहिए। थर्ड इसमें जो डिफेंस दिया गया प्रिविलेज। प्रिविलेज इज द थर्ड गुड डिफेंस। Privilege means an excuse or immunity conferred by the law on statement or communication made on certain occasions like privilege occasions। तो इसमें ये बताया गया कि प्रिविलेज कोई भी एक्सक्यूज या इम्यूनिटी है जो कि लॉ की तरफ से दी जाती है, और उन ओकेशन कुछ ओकेशंस पे दी जाती है, उनको प्रिविलेज ओकेशंस बोला जाता है। प्रिविलेज दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज और क्वालिफाइड प्रिविलेज। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रिविलेज की। Absolute privileged statements are such statements on which no action lies for them even though they are false, defamatory and made with express malice। तो इसमें ये बताया गया एब्सोल्यूट प्रिविलेज स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, चाहे मतलब वो जो प्रिविलेज हैं, चाहे वो जो स्टेटमेंट्स की गई हैं वो चाहे झूठी क्यों ना हो, डेफामेटरी क्यों ना हो, या गलत तरीके से क्यों ना की गई हो। इन पब्लिक इंटरेस्ट इट इज नॉट डिजायरेबल एंड नेसेसरी टू इंक्वायर सच प्रिविलेजेस। तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये मतलब उन प्रिविलेजेस पे इंक्वायरी करना ठीक नहीं होता। इन सच प्रिविलेज स्टेटमेंट्स फॉलोइंग केसेस आर कवर्ड। ऐसी जो प्रिविलेज स्टेटमेंट्स हैं उनमें ये केसेस कवर्ड हैं। सबसे पहले तो जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, उस पर कोई डेफामेशन नहीं कर सकता। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट कोई डेफामेशन नहीं कर सकता। प्रोसीडिंग्स जो मिलिट्री की या नेवी फोर्स की होती है उन पे कोई प्रोसीडिंग्स के लिए डेफामेशन नहीं कर सकता, या स्टेट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उनके लिए कोई डेफामेशन नहीं कर सकता।
क्योंकि ये मतलब प्रिविलेज दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से उनको। अब हम बात करेंगे क्वालिफाइड प्रिविलेज की। वेयर एज द स्टेटमेंट्स अंडर क्वालिफाइड प्रिविलेज आर सच स्टेटमेंट्स विच आर मेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड आर नॉट पेनलाइज। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि क्वालिफाइड प्रिविलेज के कहलाती हैं, जो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में होती हैं और जो कि मतलब गलत इंटेंशन से भी नहीं की जाती। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन इट। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि क्वालिफाइड प्रिविलेज में काउंट की जाती है, कंसिडर की जाती हैं। स्टेटमेंट मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि कोई पर्सन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसने जो स्टेटमेंट करी है वो क्वालिफाइड प्रिविलेज में कवर की जाएगी। स्टेटमेंट मेड फॉर सेफ्टी एंड सेव इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिससे किसी अदर पर्सन की या पब्लिक की सेफ्टी होती है या किसी का इंटरेस्ट बचता है, कि मतलब किसी के हित में वो स्टेटमेंट की जाती है, तो क्वालिफाइड प्रिविलेज के अंदर कंसिडर किया जाता है उसको भी। फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स, तो मतलब जो भी सच्चाई है, सच्चाई को बयान किया गया है, तो वो क्वालिफाइड प्रिविलेज में कंसिडर की जाएगी, तो उसको डेफेमेशन नहीं माना जाएगा या डेफेमेशन से एज अ डिफेंस कंसिडर कर लिया जाएगा। फोर्थ इसमें पॉइंट है अपॉलॉजी। समटाइम्स अपॉलॉजी इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द शेप ऑफ डिफेंस। तो कई बार क्या होता है, जो अपॉलॉजी होती है उसको भी एज अ डिफेंस कंसिडर कर लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन में बी रिड्यूस्ड बाय द अपॉलॉजी, तो जो कंपेंसेशन की अमाउंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है अगर कोई बंदा किसी अनदर पर्सन की जिसने उसे डेफेमेशन करी है उससे माफी मांग लेता है, तो उससे अगर सॉरी फील कर लेता है तो। बट इट इज रिक्वायर्ड दैट द अपॉलॉजी मस्ट बी, तो ये जरूरी है कि जो अपॉलॉजी होनी चाहिए एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जो सबसे पहले मतलब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस पर अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ मेलाइज के मतलब गलत इंटेंशन नहीं होने चाहिए उस टाइम पे कोई भी माइंड में। फ्री फ्रॉम एनी कंडीशन की कोई भी कंडीशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो वो कंसिडर की जाएगी अपॉलॉजी, वरना नहीं। Hence by adopting above defenses, one may be saved from the tort of defamation। तो जो ऊपर हमने डिफेंसेस बताए हैं, इनमें इन डिफेंसेस को अडॉप्ट करके किसी को मतलब किसी पर्सन को टॉर्ट जो है डेफामेशन का टॉर्ट है उससे बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।